दो टॉपिक पढ़ लिए, एक तो ये पढ़ लिया एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, ठीक है, और एक पढ़ दिया एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, ठीक है। इसका रिवाइज एक बार में दे दूंगा, तीनों का रिवाइज ही एक ही बार में दे दूंगा मैं। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं तीसरा ऑप्शन, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, सी ओनली, ठीक है, या कैपेसिटर ओनली, ठीक है, आलसी बने में वही जो लिखता हूं, कैपेसिटर ओनली। एक और नाम से बोला जाता है इसको, और प्योर कैपेसिटेटिव हाँ, थोड़ा इंग्लिश में भरोसा नहीं रहता ना, ध्यान रखना, मेरे द्वारा लिखी गई स्पेलिंग काल्पनिक भी हो सकती है, हो सकता है उनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध ना हो, ठीक है। चलिए इधर देखिए, अभी मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना, सिर्फ पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक। प्योर कैपेसिटेटिव एसी सर्किट, अभी फिलहाल मेरा मूड सिर्फ इस पे पढ़ाने में, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो मेहनत का काम था वो कल हमने कर लिया, सीरियसली मेहनत का काम कर लिया। आज उस मेहनत जो इन्वेस्टमेंट किया है हमने पिछले 2 दिन, उसको कहते ना इंटरेस्ट, उसका फायदा लेने का वक्त आ गया है। देखिए ये रहा कैपेसिटर, ये रहा एसी सर्किट, एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया, एसी सोर्स फिर से मैंने आज E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी ही अप्लाई किए, लेट दिस इज इक्वेशन 1। हमारा इस कैपेसिटर की वैल्यू है C। अब होगा क्या, कैपेसिटर ना, क्योंकि यहाँ करंट कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो इसमें कैपेसिटर की ना पोलैरिटी बदलती रहेगी, मतलब इसमें कोई भी प्लेट परमानेंटली पॉजिटिव नहीं रहने वाली, कोई भी प्लेट परमानेंटली पॉजिटिव नहीं रहने वाली, कोई भी प्लेट परमानेंटली नेगेटिव नहीं रहने वाली। तो जैसे हम एसी सर्किट में करंट नहीं शो कर सकते, इसमें एक परमानेंटली प्लस नहीं शो कर सकते, क्योंकि ये प्लस थोड़ी देर के लिए हो गया होगा, थोड़ी देर के बाद ये प्लस हो गया होगा। चलिए, अब आज भी हमारा मुद्दा यही कि यदि मैंने इस सर्किट को ये वोल्टेज दे दिए हैं, तो इस सर्किट में करंट कितनी होगी और किस फेज में होगी। हमको फिर से आज ये ढूंढना है कि यदि ये वोल्टेज लगा दिए, ये पापा है यानी वोल्टेज, तो करंट किस हालात में होगी। यहां हमने क्या देखा था, करंट और वोल्टेज सेम फेज में थे। यहां हमने देखा था करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं थे, वोल्टेज लीड कर रहे थे, करंट पीछे पीछे चल रही थी। आज देखते हैं क्या, तो देखिए बेटा, देखते हैं कैसे निकल के आए, कैसे हम आई निकाल सकते हैं। तो देखिए, सिंस Q इक्वल टू किसी भी कैपेसिटर पे यदि किसी, माना इस पे किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज Q है, तो Q इक्वल टू C भी होता है या नहीं होता कैपेसिटर की इक्वेशन। बस अंतर यह है कि आज V की शक्ल E हो गई है, बस V की शक्ल क्या हो गई है, E। ये वोल्टेज कांस्टेंट की बजाय इंस्टेंटेनियस हो गए हैं। ये वोल्टेज घटेंगे बढ़ेंगे तो चार्ज भी प्लेट पे घटेगा बढ़ेगा, फिक्स नहीं हो पाएगा इसमें कैपेसिटर पे चार्ज, ठीक है। तो अब आज ये Q इक्वल टू C, E की वैल्यू क्या लिख दूं, E0 साइन ओमेगा टी। ये मैंने, वैसे तो इस पे कोई क्वेश्चन है नहीं आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, कंपटीशन में फिर भी पूछ लेते हैं, लेकिन बॉक्स मार दिया मैंने। यदि एसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हो और उस पर किसी भी पल पे चार्ज पूछा है, तो ये वाली इक्वेशन से चार्ज निकलता है, कोई नहीं। लेकिन आज हमें चार्ज नहीं निकालना, हम केवल एनसीईआरटी के थ्रू चले। तो अब मुझे आई निकालनी है, तो सिंस पता चल गया आई बराबर dq अपॉन dt होता है ना, आई बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बिकॉज इसमें इंस्टेंटेनियस करंट दौड़ेगी, तो आई बराबर dq अपॉन dt। इसीलिए मेरा दिल धक धक क्यू के लिए किया था। निकालनी तो मुझे करंट थी, लेकिन मेरे दिमाग में ऑलरेडी था कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा dq अपॉन dt। कल करंट इंटीग्रेशन से निकाल पाए थे, आज डिफरेंशिएशन से निकल जाएगी। क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, क्यू की वैल्यू कितनी है, आई बराबर डी अपॉन डी टी। क्यू की वैल्यू कितनी है, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने क्यू की वैल्यू रख दी यहां पर। और एक ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का स्किल चाहिए हमको, एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन का स्किल चाहिए। आई की जगह आई, अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं, सी और ई नॉट को बाहर निकाल देता हूं। सी ये रहा, ई नॉट ये रहा, डी अपॉन डी टी। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा सी, नहीं सी क्यों, सी और ई नोट तो बाहर आ गया, सॉरी, साइन ओमेगा टी। अंदर रह गया साइन ओमेगा टी। ओके, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको। आई बराबर सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। साइन का डिफरेंशिएशन करोगे कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का भी करना पड़ेगा। बाय वाले प्लीज इसे याद कर लें, इसमें फिजिक्स वाले सर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, तो फाइनली आई आपका क्या आया, थोड़ा ओमेगा पहले लिख देता हूं, ओमेगा सी
टी नॉट कॉस ओमेगा टी। ये आई की इक्वेशन आ गई, ये वोल्टेज की इक्वेशन थी, ये चार्ज की इक्वेशन है, ये करंट की इक्वेशन है। और पिछले दो डेरिवेशंस की तरह इतने हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूं, सोचो, आई नॉट। इतनी स्पीड से आंसर आना चाहिए था। तो और आई इक्वल टू, मैंने अल मल टल को मिला के इसको आई नॉट लिख दिया। समझ में आ गया होगा। वेयर आई नॉट इक्वल टू, वेयर आई नॉट इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट। वही थ्योरी जो पिछले कई दिनों से पढ़ा रहा हूं कि यदि कोई साइनोसोडियल फंक्शन है तो साइन और कॉस के बगल में जो भी वैल्यू लग रही होती है वो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है ओमेगा सी ई नॉट। तो मैंने ओमेगा सी ई नॉट को आई नॉट लिख दिया। ये रही आपकी करंट की इक्वेशन। आइए झांकिए, वोल्टेज की इक्वेशन को झांकिए, करंट की इक्वेशन को झांकिए, ताकिए क्या ये दोनों सेम फेज की इक्वेशन आई है क्या? बताना, वोल्टेज की इक्वेशन और करंट की इक्वेशन को कंपेयर करिए, क्या ये दोनों सेम फेज की इक्वेशन आई है? ठीक है, ओके, ये बताइए, बोलो। तो ये मैंने कल बता चुका हूं, दो लोगों की हाइट यदि कंपेयर करनी है तो दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाओ। तो हमने देखा नहीं सर, नहीं है सेम फेज में। ये साइन ओमेगा टी है, इसका ग्राफ साइन जैसा आएगा। ये कॉस ओमेगा टी है, इसका ग्राफ कॉस ओमेगा टी जैसा आएगा। तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है। ये तो क्लियर हो गया इससे। अच्छा, तो फिर कितना फेज डिफरेंस है? अब फेज डिफरेंस नहीं पता कर पाओगे इससे, तो बताना, दोनों की यदि हाइट का डिफरेंस पता करना है तो दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाओ। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इक्वेशन 2 कैन, इसको इक्वेशन 3 लिख दी मैंने। इक्वेशन 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कैन ऑल्सो बी रिटन एज, कल की तरह ही टॉपिक चल रहे हैं। इक्वेशन 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई इक्वल टू, अब मेरा दिमाग ट्रिग्नोमेट्री की ओर जा रहा है यार, कैसे भी ऐसी कोई ट्रिग्नोमेट्री यूज करूं कि साइन भी हो जाए, आई ओमेगा टी पे प्लस भी रहे। तो मैंने लिख दिया इसको साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है। और हाँ, इसको ऐसे लिख दिया। ध्यान रखना, जरूरत के हिसाब से मैं अपने आप को ढाल रहा हूं। ओमेगा टी प्लस का भी रहा, मजे आ गए हमारे को। नाउ मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया 4। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या सेम फेज में है? नहीं। कितना फेज डिफरेंस है? पाई बाई 2। किसी की भी हाइट बड़ी हो, किसी की भी छोटी हो, डिफरेंस तो यही बोलोगे कि फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। लेकिन मोर क्लियरली देखो, मैं लिख रहा हूं सस्ता वर्जन मंगलवार वाला कि फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई इज, सेंटेंस पूरा करोगे इतने में काम हो गया। वोल्टेज की इक्वेशन को देखिए, करंट की इक्वेशन को देखिए, फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। लेकिन मोर क्लियरली, और क्लियरली बोलोगे तो इस बार करंट के फेज में पाई बाई 2 जुड़ के आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? और मोर क्लियरली, आई लीड्स, आई लीड कर रहा है, आई लीड ई इन फेज, आई वोल्टेज से फेज में लीड कर रहा है, आई लीड इन ई इन फेज बाई पाई बाई 2। पाई बाई 2 फेज आगे चल रहा है करंट का, या इसका उल्टा करंट, इसका उल्टा वोल्टेज पीछे चल रहे हैं, और ई वोल्टेज लैग्स पीछे चल रहे हैं, लैग्स आई इन फेज बाई पाई बाई 2। करंट आगे चल रही है या वोल्टेज पीछे चल रहे हैं। इस सेंटेंस को और मीनिंगफुल बताने के लिए आइए टेबल बनाते हैं। टेबल बनाते हैं तो मैं वोल्टेज की टेबल तो नहीं समझा रहा, क्योंकि वो आज शायद चौथी बार होगी। एक बार एसी जनरेटर में है ना, देखिए ओमेगा टी की कुछ रैंडम वैल्यू ले रहा हूं मैं, कौन कौन सी, 0, फिर पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2 और फिर 2 पाई, ये मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट का सहारा लेके हम ई की टेबल भर देते हैं। 0 याद है, नहीं याद? इसे तो प्लस ई नॉट 0 माइनस ई नॉट 0, ठीक है। इसका यदि हम ग्राफ भी बनाएं तो ग्राफ इस टाइप का आएगा बेटा। ये वोल्टेज, ये तो रट गया होगा इतने दिन में। ये जो वैल्यू है ये कितनी है? प्लस ई नॉट, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। रट गया होगा ये, क्योंकि ठीक है, एसी जनरेटर में भी ये ग्राफ समझा चुका हूं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में भी मैंने वोल्टेज की इक्वेशन यही ली थी, प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी यही ली थी, बार बार ये वैल्यू। अब आते हैं करंट। करंट के हालात बदल गए, करंट की इक्वेशन बदल गई है इसमें। तो जैसे, एक मिनट सुनना, जैसे स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग होता है, सिलेंडर का अलग होता है, ऐसे ही आपको आज
इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये दिमाग में लगाना है कि इंडक्टर सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच के फॉर्मूले अलग है, कैपेसिटर सर्किट में करंट के फॉर्मूले अलग है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में अलग है। आपको ये याद रखने पड़ेंगे। तो फ्रॉम 2 और 4, चाहे 2 इक्वेशन का यूज करो चाहे 4 का, एक ही बात है। आई इक्वल टू, बताइए रखना है इसमें ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखिए, इसमें रखिए ओमेगा टी की वैल्यू 0। वेरी गुड, कुछ लोग बाकी बच्चे तुरंत तैयार थे। जब इसमें ओमेगा टी 0 रखोगे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 +1, तो यहां आएगा प्लस आई नॉट आएगा। आप इसमें रखना चाहते हो यहां पे भी रख सकते हो, ओमेगा टी 0 रखोगे तो sin π/2 बचेगा बस। लेकिन ये दिखने में सस्ती लग रही है, इसी पे बात करें। जब आप इसमें π/2 रखोगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे 0। पाई रखेंगे, cos पाई -1 होता है, -1 तो माइनस आई नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये -1 और आई नॉट और लग रहा है। और फिर कंजरों के लिए एक अच्छी चीज, प्लस आई नॉट 0 माइनस आई नॉट, बिलीव मी 0 प्लस आई नॉट ऐसे ही आएगी, चेक कर लेना। तो दोनों चीजों के लिए, कंजरों के लिए भी है, रटने वालों के लिए, स्मार्ट वालों के लिए भी यही वैल्यू बनेगी। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, तो बताना, माना ये आई नॉट है प्लस और ये माना माइनस आई नॉट है, तो सबसे पहला पॉइंट ओमेगा टी 0 पर प्लस आई नॉट, ये वाला पॉइंट आएगा, थोड़ा डॉट दिखिए। फिर जब ओमेगा टी π/2 हो गया तो करंट 0 हो गई, ये रहा। जब ओमेगा टी पाई हो गया तो करंट माइनस आई नॉट है, ये 3 π/2 पर 0, 2 पाई पर फिर से, और एक फ्री हैंड डायग्राम ऐसे बना दीजिए। तो अब आप देख रहे हो ना, ग्राफ में भी दिख रहा है सेम फेज नहीं है। केवल एक रेजिस्टेंस वाला ग्राफ ऐसा था कि वोल्टेज का ग्राफ ऐसे और करंट का ग्राफ ऐसे, केवल क्या था ग्राफ में, दोनों एक साथ 0, दोनों एक साथ अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू, दोनों फिर एक साथ 0, दोनों एक साथ पलट रहे थे। यही तो होता है सेम फेज। लेकिन हमने देखा ग्राफ के पैटर्न को भी देख लीजिए कि नहीं है सेम फेज, नहीं तो वैल्यूज के पैटर्न को देख लीजिए। वोल्टेज 0 है लेकिन करंट 0 नहीं है, कुछ और ही चल रही है। वोल्टेज मैक्सिमम है प्लस में, करंट कुछ और ही चल रही है। तो कहां ये सेम फेज रहा? सेम फेज तो ये होता है ना। अच्छा, अब मैंने एक डायलॉग बोला है, करंट आगे चल रही है π/2 या वोल्टेज π/2 पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब देखिए, इन वैल्यूज को देखिए, इन वैल्यूज को देखिए, देखिए जिस समय वोल्टेज 0 है करंट 0 नहीं है। वोल्टेज जिस समय प्लस ई नॉट है, तो पता है करंट क्या टर्शन दिखा रही है, अबे तू अब हुआ है पॉजिटिव में मैक्सिमम, मैं तो π/2 पहले ही मैक्सिमम हो चुकी थी, तेरे को अब नसीब खुला है, तू अब मैक्सिमम हुआ है, मैं तो π/2 पहले ही मैक्सिमम हो चुकी थी। तू 0 हुआ है, मैं पहले ही π/2 0 हो चुका था। तू नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ है, मैं पहले ही π/2 मैक्सिमम हो चुका। ये तो ये इस बार करंट लीड कर रही है। ये मतलब होता है कि आगे पीछे का मतलब, वोल्टेज में वैल्यूज आएंगी लेकिन थोड़ा बाद में आएंगी वो, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, यदि ये सब समझ में आ गया, वैसे तो नोट्स में सब है लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसमें मैं यदि फेजर डायग्राम बनाऊं, जल्दी लीजिए, ठीक है। तो एक फेजर डायग्राम और देखिए, एक फेजर डायग्राम बताइए। मैंने हर बार वोल्टेज का एरो ऐसे बनाया है, ई नॉट हर बार, और ये रहा ओमेगा टी। रेजिस्टेंस में दूसरा वाला एरो आई नॉट का इधर ही बना दिया था, इंडक्टर में पीछे बनाया था, इसमें ये आगे बनाऊंगा क्योंकि करंट, ये आई नॉट का एरो है, करंट वोल्टेज से π/2 आगे चल रही है। ध्यान रखना, इस लाइन से यदि मैं इसे एक्स एक्सिस बोलूं, इस लाइन से वोल्टेज का जो एरो है, फेजर बोलते हैं एक्चुअली से, वोल्टेज का फेजर यदि किसी इंस्टेंट ओमेगा टी एंगल बना रहा है तो करंट उसी समय π/2 आगे चल रही होगी। अच्छा बताइए, ये एंगल ओमेगा टी है तो ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल, वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी है तो करंट का एंगल कितना है? ओमेगा टी प्लस π/2, और यही तो है उसके में, ओमेगा टी प्लस π/2। ये थोड़ा सा फिगर के थ्रू हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किसका फेजर डायग्राम है? प्योर कैपेसिटर या प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट में वोल्टेज जिस फेज में चलेंगे, करंट पहले ही π/2 आगे लीड कर रही होगी। ये चीज हो गई। फिर आपको ध्यान है, हमने इंडक्टर में क्या डिस्कस किया था? बताइए अगला टॉपिक क्या डिस्कस किया था? इंडक्टर में भी हमने पहले इंटीग्रेशन करके करंट निकाली, फिर दिखाया करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है, फिर टेबल बनाई, उसमें दिखाया करंट पीछे चल रही है π/2, उसका फेजर डायग्राम बनाया। जल्दी बताइए इंडक्टर में अगला टॉपिक क्या था? हाँ चलिए, ये गौरव के लिए मैंने हाँ करी थी, ठीक है। चलिए, तो ये फिलहाल मैं ये मिटा रहा हूं,
और मैं केवल कहां गया एक इक्वेशन मिट गई, नहीं नहीं ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही, ये रही। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड देखते हैं। नो 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 नो, देखिए इस इक्वेशन को गौर से देखो यार, ये वाली इक्वेशन दिख रही है आपको? मैं दोबारा लिख देता हूं, आई नॉट इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट, मैंने लिख दी दोबारा से थर्ड इक्वेशन, बाकी सबको मिटा देता हूं। अच्छा मैं एक मिनट समरी लिख देता हूं। बताओ वोल्टेज की इक्वेशन ये आई, तो करंट की इक्वेशन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आई है, ये आई है करंट की इक्वेशन। हमें पता चल गया कि इसमें ये फेज रिलेशनशिप रहेगी, कैपेसिटर सर्किट है तो करंट ऐसे। एक और अच्छी बात बताऊंगा, चलो बाद में बताऊंगा इकट्ठे। एक और इक्वेशन आपकी यहां लिख देता हूं, बाकी सब मिटा देता हूं। आई बराबर आई नॉट, नहीं आई नॉट इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट, ये इक्वेशन थर्ड है। अब देखिए आई नॉट बराबर ओमेगा सी ई नॉट, कल ये इक्वेशन ये आई थी, आई नॉट बराबर ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ऐसे आई थी। तो पता है मैंने क्या किया था, इसको कंपेयर कर दिया था इससे, कंपेयरिंग विद करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इससे कंपेयर कर डाला था इसको। करंट की जगह करंट थी, वोल्टेज की जगह वोल्टेज था, तो हमने देखा ये तो रेजिस्टेंस है। ऐसी जुगाड़बाजी ढूंढी थी ना हमने। अब यार ये चीज यदि मैं यहां लगाऊं तो मैच ही नहीं कर रहा, कुछ सब कुछ ऊपर ही ऊपर आ रहा है, डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, बहुत चंट हैं हम, बहुत चालाक हैं, हमसे पंगा। देखिए आई नॉट इक्वल टू, सिर्फ ई नॉट को यहां रहने दो। सर घर की खेती थोड़ी नहीं, ओमेगा सी ऐसे थोड़ी हटा सकते हैं। देखिए हटा, सावन की घटावत्ती वजह, मैंने उसको 1 अपॉन ओमेगा सी लिखा। पहले बताइए टेक्निकली मैंने कोई इलीगल स्टेप नहीं किया है, मैंने ओमेगा सी को ऐसे लिख दिया। सुनो, ओमेगा सी नीचे नहीं लिखा है, 1 अपॉन ओमेगा सी लिखा है उसको, ताकि ये ऊपर जाके एज इट इज रहे। और इसके पीछे मेरे दिमाग में क्या खुजली हो रही है, ऐसा क्यों किया है? ताकि मैं इसको इससे मैच कर सकूं। सही खेल गए ना, कहते ना सही खेल गए ना हम, ठीक है। तो करें, अब देखिए मैंने इसको इस शेप में इसलिए ढाला ताकि मैं कल की तरह फिर इसमें ये बाढ़ चला सकूं। तो देखिए करंट की जगह करंट है, वोल्टेज की जगह वोल्टेज है। तो ये जो डिनोमिनेटर फ्लैश हो रहा है आज, ये जो डिनोमिनेटर फ्लैश हो रहा है, ये क्या चीज है? रेजिस्टेंस। तो ये क्या है? ये 1 अपॉन, यानी कंपेयरिंग विद दिस वी फाइंड हमने ढूंढा, हमें पता चला ये 1 अपॉन ओमेगा सी जो फैक्टर है, ये क्या चीज है? ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। लेकिन हमने तो नहीं लगाया था रेजिस्टेंस, देखना हमने तो नहीं लगाया था ये रेजिस्टेंस। तो फिर सीधी सी बात है, जो है वही कर रहा होगा गुनाह। ये गुनाह किसके हैं? ये गुनाह किसने किया है? ये अपराध किसने किया है? कैपेसिटर ने। तो हम क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर। ये रेजिस्टेंस, ये हरकत कैपेसिटर की है, यानी कैपेसिटर भी रेजिस्टेंस खेलने लग गया। लेकिन अकेले नहीं खेलना, इस फॉर्मूले के साथ 1 अपॉन ओमेगा सी। ध्यान रखना, सी जो है ये रेजिस्टेंस नहीं है, 1 अपॉन ओमेगा सी की यूनिट रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर। और जब तक आदत नहीं पड़ रही इसी का नाम बोलिए आप, इससे फिजिक्स सही घुसेगी। और जब आदत पड़ जाए कि अच्छा ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर है, तब हम इसका नाम ये सीखेंगे, इसे कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, इसका क्या नाम दिया था कल हमने? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्शन, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा हाँ, एक चीज और शायद मैंने बताया होगा, ये जो इंडक्टर होता है ना, इसको चॉक कॉइल भी बोलते हैं। पहले चॉक कॉइल ना एज अ डिवाइस आपके सिलेबस में थी, और इंडक्टर ही चॉक कॉइल का काम करता था। लेकिन अब चॉक कॉइल तो हट चुकी है कई सालों से। नाम याद रखना कि इंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज सोलेनॉइड, चॉक कॉइल, ठीक है ना, ये वर्ड है। तो जब तक आदत नहीं पड़ रही इसे क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई, चलिए अब बता दिया मैंने, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर। और कुछ दिनों बाद इसका एक और नाम है, वो अभी खोल दिया मैंने, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। अब इस पूरे बोरिया बिस्तर को आर तो नहीं लिख सकते ना, आर तो कुछ और ही कलेस थी। तो इसको नाम, जैसे इसको क्या नाम दिया था? एक्सएल, इसको नाम दिया हमने एक्स
सी। इसको नाम बड़ा सा एक्स लगा के छोटा सा सी, जैसे कल इसको नाम दिया था एक्स एल। तो फाइनली एक्स सी किसके बराबर आया? 1 ओमेगा एल। क्या है? ओ सॉरी 1 ओमेगा सी, सॉरी 1 ओमेगा सी। क्या चीज है ये रेजिस्टेंस है। किसने दिया? तुम देख लो कौन है। एक ही आरोपी, एक ही बंदा दिख रहा है, यही दे रहा होगा। तो ये कैपेसिटर द्वारा दिया जाने वाला एसी सर्किट को रेजिस्टेंस है। कैपेसिटर द्वारा एसी सर्किट को दिया जाने वाला रेजिस्टेंस ये है, एक्स इक्वल टू 1 ओमेगा सी। समझ गए? और जल्दबाजी मत करना एक्सी 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 बोलने में, एक्सी 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 बोलने में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जवान लड़खड़ा गई तो हो सकता है एक्सी की जगह एक्सएल निकल जाए मुंह से, है ना? ठीक है, समझे? वही जो मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो एक्सएल अलग चीज है, एक्ससी अलग चीज है। ठीक है चलिए, हाँ, तो जल्दबाजी से जवान स्लिप हो सकती है और मुंह से एक्सएल निकल जाए। ठीक है ना? हाँ, चलिए अब आ जाइए। हाँ, जवान स्लिप होने का देखो, एक बार एक ने आदमी ने एक शायरी सुनी कि ना, शायरी सुना रहा था अपने दोस्त को कि ना गिला करेंगे ना शिकवा करेंगे, ना गिला करेंगे ना शिकवा करेंगे, तुम सलामत रहो बस यही दुआ करेंगे। मार दी इमोशनल डायलॉग। ठीक है, ना गिला करेंगे ना शिकवा करेंगे, तुम सलामत रहो बस यही दुआ करेंगे। अब शब्द तो उसे याद नहीं रहे, अब दोबारा बोलने जा रहा था। अब जवान लड़खड़ा रही है, ना गीला करेंगे ना सूखा करेंगे, ना गीला करेंगे ना सूखा करेंगे, तुम साला मत रहो यही दुआ करेंगे, तुम साला मत रहो। देखो पॉज का ही, सलामत और साला मत रहो। तो यहां पर एक्स सी 1 ओमेगा सी। चलिए, बाकी मैंने आपसे क्या कहा था, एक्सेल वाला दम तो हमने ये जो दम लगाने थे ना, वो कल लगा चुके हैं, इसलिए ये आज एफर्टलेस मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एक्स सी और एक्स सी इक्वल टू 1/2 पाई न्यू सी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू तो 2 पाई न्यू होती ही होती है। ठीक है, 2 पाई न्यू सी। तो हमने क्या देखा कि ये जो एक्सी है, इस फॉर्मूले को गौर से देखो, एक बार फिर से लिख देता हूं, 1/2 पाई न्यू सी, दैट इज एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है। दो वेक्टर इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो एक्सी सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ इनवर्सली के सबको पता है ऐसे आते हैं, सबको पता है। और ना यहां टच करना ना यहां टच करना, मैंने पता नहीं कितनी बार बता दिया होगा इस बात को। ठीक है, हाँ, अब आ जाइए, लेकिन एक्सी कैपेसिटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साथ में ये भी तो दिख रहा है कि ये एक्सी फ्रीक्वेंसी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात पे गौर फरमाइएगा बेटा, आप लोग इस बात पे ढंग से गौर फरमाइएगा। यही वजह है जिसकी वजह से ये भी चाइना की बकरी निकला, जिसकी वजह से ये भी चाइना की बकरी निकला। मतलब ये कोई कमिटमेंट वाला रेजिस्टेंस नहीं देते कि जैसे इसकी वैल्यू 50, ये मान लो 50 ओम रेजिस्टेंस दे रहा है, ये तो हो सकता है किसी और एसी सर्किट में जाके पटाखा हो जाए, किसी में फुस हो जाए, किसी में बम फोड़ दे। फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है। तो यदि मैं एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में भी ग्राफ खींचू तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही आएगा। होपफुली कि आप थोड़ा थोड़ा समझने लगे। ये है एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। अब आ जाइए एक और चीज। अच्छा, ध्यान करो, एक और नोट, डीसी में क्या इरादे, इसके डीसी में क्या करैक्टर रहता था? डीसी में तो करंट को रोक ही देता था। याद करो, यदि ये कैपेसिटर है और डीसी ने इससे पंगा ले लिया, तो डीसी में तो करंट अलटती पलटती नहीं है। जैसे 10 वोल्ट है और जैसे ही ये इसको 10 वोल्ट से चार्ज कर देगा, तो फिर दोनों की ताकत बराबर हो जाती है बेटा, है ना, दोनों की ताकत। तो फिर इसमें करंट जाती नहीं है। ये वजह रहती है क्योंकि जितने वोल्ट से ये बैटरी उतने वोल्ट से चार्ज हो जाता है। एसी में क्या होता है, चार्ज किया फिर पलट गया, फिर उल्टा चार्ज करेगा, जिसे चार्ज किया उससे चार्ज खींच लेगा, ये करता रहता है। तो एसी में तो इसलिए करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होती है, कभी ये प्लेट पॉजिटिव तो कभी ये पॉजिटिव। लेकिन इसमें तो डीसी पलटती तो है नहीं। इसने यदि 10 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट से चार्ज कर दिया, खत्म, और विद इन सेकंड चार्ज हो जाता है। तो 1 सेकंड, विद इन सेकंड
तो मतलब इस सर्किट में करंट नहीं जाती। और आपने कुछ सवाल तो किए ना जिसमें कैपेसिटर लगा होता था और डीसी में मैं उसे हटा देता था, कह देता हटाओ इसे क्योंकि करंट तो जानी नहीं है इसमें। तो एक डायलॉग चलता है कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। ये ट्रू है, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं ये ट्रू और फॉल्स, ये सेंटेंस बता रहा हूं। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है, मतलब यहां तो ये रेजिस्टेंस देता है, यहां ब्लॉक ही कर देता है। यहां ये नखरे दिखाता है, यहां तो बिल्कुल ही ब्लॉक कर देता है, बिल्कुल ब्लॉक। जैसे आपका क्रश आपको ब्लॉक कर दे, है नहीं, ये बिल्कुल ब्लॉक, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी। लेकिन हम इस थ्योरी के बजाय इस फॉर्मूले से भी हम आंसर दे देते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू भी। सिंस एक्सी किसके बराबर होता है बोलो, 2 पाई न्यू सी होता है ना। कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बोलो, डीसी सिंस फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी 0 रहती है। अब बुद्धि लगाइए, यदि मैं फ्रीक्वेंसी 0 रख दूंगा, एक्सी तो नीचे 1/0 हो जाएगा ना, और 1/0 मतलब इनफाइनाइट। एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। व्हाट डज इट मीन, ये क्या चीज है, ये रेजिस्टेंस है। बस किसने दिया है, कैपेसिटर भी देने लग जाता है, कैपेसिटर के भी भाव बढ़ गए हैं इसी में। मैं भी रेजिस्टेंस खेलूंगा, जबकि हमने इसे चार्जिंग स्टोरेज के लिए बनाया था। तू चार्ज स्टोरेज कर, तो उसने कहा चार्ज तो स्टोर में करूंगा लेकिन मैं रेजिस्टेंस भी खेलूंगा, तो खेल ले चल। बस जब ये रेजिस्टेंस खेलता है तो हम उसको एक्ससी बोलते हैं, और अकेला नहीं खेल पाता, 1/ω_c, ये पूरा फैक्टर है रेजिस्टेंस। लेकिन हमने जब ये फॉर्मूला डीसी में प्रयोग किया, तो जैसी डीसी की फ्रीक्वेंसी रखी, देखा आपने, ठीक है, रेजिस्टेंस के सामने, हाँ ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, करंट नहीं जा सकती इसमें। और एक मैं बहुत पहले बताता था लेकिन अब उसने मीम की जगह ले लिया, बता देता हूं। एक बार एक बायोवा में टीचर ने पूछा बच्चे से, हाँ भैया ये बता, कैपेसिटर एसी को तो जाने देता है, कैपेसिटर एसी को तो जाने देता है लेकिन डीसी को रोक देता है। अच्छा, जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा वो करंट थोड़ी जाने देगा। तो बायोवा में क्वेश्चन पूछा कि कैपेसिटर एसी को जाने देता है, रेजिस्टेंस देगा लेकिन जाने देगा। अरे सड़क में छोटे मोटे, एक मिनट बताओ, सड़क में थोड़े मोटे गड्ढे होंगे, बाइक धीमे धीमे चलेगी लेकिन चला लोगे ऐसे ऐसे टेढ़ा करके, और स्पीड ब्रेकर होगा तो हम स्पीड कम नहीं करेंगे, पिछवाड़ा ऊपर उठा लेते हैं नहीं, बीइंग इंडियन, लेकिन स्पीड कम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ जगह स्पीड कम करके निकाल लेंगे, लेकिन साला बीच में खाई हो, फिर कैसे चले जाओगे तुम उस जगह। तो ये वो खाई है, डीसी। तो क्वेश्चन पूछा उस बायोवा ने, बताओ कैपेसिटर डीसी को तो ब्लॉक कर देता है लेकिन एसी को जाने देता है, चल जा रेजिस्टेंस दूंगा लेकिन क्या। तो उसका जवाब देखना कि देखो सर ये कैपेसिटर है, डीसी चलती है सीधे चलती है, ये अब सर रुक गई, देखो सर रुक गई, आगे रास्ता ही नहीं है उसके लिए, सीधे चलती है ऐसे, तो रुक गई, अब नहीं जा सकती। तो उसने कहा अच्छा चलो एसी, सर एसी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना, देखो पार कर गई, देखो एसी तो ऐसे चलती है ना, तो जैसे यूं जाएगी कैपेसिटर को उछल के पार करके चली जाएगी। और बिलीव मी, हम में से कई लोगों को लग रहा होगा कि कॉन्सेप्ट तो सही बताया उसने, सही तो बता रहे है ना, क्योंकि भाई डीसी ऐसे चलती है तो रुक गई, लेकिन नहीं, क्योंकि एसी ऐसे चलती है तो इसका मतलब पार कर गई। खैर ये तो फन था, ये इसको एक्चुअल कॉन्सेप्ट मत मान लेना, ठीक है। करंट वायर में चलती है, ये नहीं चलो चल के लपक के चल रही है, ये ऊपर से किसी ने हमारी करंट से कोई दूसरा बल्ब जला रहा है ना, वाई की तरह नहीं चलती, करंट वायरों में चलती है आज भी। तो ये था प्योर कैपेसिटेटिव एसी सर्किट। एक रिवाइज देता हूं मैं, मीटिंग का क्या टाइम है अभी, हाँ अभी तो टाइम है, एक रिवीजन देता हूं मैं मेरी तरफ से। ये सोमवार को जो क्लास होगी उसमें पढ़ के आइएगा, ठीक है, देखिए, और आज की कहानी खत्म। थैंक यू बेटा। ये रहा रेजिस्टेंस विद एन एसी सोर्स, ये रहा इंडक्टर विद एन एसी सोर्स, और ये रहा कैपेसिटर विद एन एसी सोर्स। क्या क्या पढ़ लिया आपने पढ़ा कि यदि यहां अप्लाइड वोल्टेज E0 sin ओमेगा t हो, तीनों में ही, ये रिवीजन है, इसमें भी मैंने वही वोल्टेज लगाई, और यहां इक्वल टू, यहां भी अप्लाइड वोल्टेज E0 sin ओमेगा t ही लगाए।
तो यहां करंट वोल्टेज के साथ सेम फेज में आई थी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी अलग हो सकती है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां जो करंट आई थी पीछे आई थी, तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और यहां जो करंट आई थी वो लीड कर रही थी। ये बेटा नहीं तो सवाल गलत हो जाएंगे यदि आप ये याद नहीं रखोगे। हाँ, इसमें एक छूट मिलेगी आपको, हाँ वो अगली क्लास में तीनों को मिक्स करूंगा, इसलिए ये पढ़ के आना जरूरी है। तीनों को मिक्स करूंगा मैं, एल सी और आर तीनों को। इसमें एक ऑफर बस इतना है कि यदि आप यहां साइन ना लिख के कॉस लिख दो तो फिर ये कॉस ओमेगा टी होगी। सुन लो आप, यदि आप यहां अप्लाइड वोल्टेज साइन ना लेके कॉस ले लोगे तो ये कॉस होगी, लेकिन रहेगी पीछे ही, रहेगी पीछे ही। यदि आपने यहां साइन ना लेके कॉस ले लिया तो ये भी कॉस आएगी, लेकिन रहेगी आगे। लो, मैंने आपको एक ऑप्शन और जनरेट कर दिया कि वोल्टेज ई नॉट कॉस ओमेगा टी मान के भी पढ़ाया जा सकता था। बस आपको क्या याद रखना है, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, ऐसे याद रख रहे हैं। फेजर डायग्राम, यदि ये वोल्टेज है ई नॉट तो करंट इसी पर ही लाई करेगी, करंट का फेज भी यही होगा, बोथ आर ओमेगा टी। इसमें फेजर डायग्राम क्या था, ये था ई नॉट, आई नॉट पीछे थी, ठीक है, पाई बाई टू पीछे थी, और ये एंगल ओमेगा टी था। और इसमें क्या था, यदि ई नॉट ऐसे, मैंने इसलिए ई नॉट तीनों में एक ही जैसे बनाया है, ई नॉट एक ही जैसा बनाया है। यदि ये ओमेगा टी है तो करंट ऐसे जाएगी आई नॉट। होपफुली ये फेजर डायग्राम आ गया समझ में। यहां क्या था, रेजिस्टेंस चाइना की बकरी नहीं था। यदि मैं रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ये सलमान खान आएगा। रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर सकती, लेकिन यहां जो सबसे अटपटी कि जो एक्सएल आया था वो 2 पाई न्यू एल आया था। एक्सएल का एल पे डिपेंडेंस चलो समझ में आता है, लेकिन एक्सएल फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रही थी, जिसकी वजह से एक्सएल चाइना की बकरी था। फ्रीक्वेंसी चेंज तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता था। अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी के साथ इसका ग्राफ ऐसे, हालांकि उस समय नहीं बनवाया था मैंने, ये तो बनवाया था। और इसमें एक्स सी किसके बराबर, 1 अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। ये आज ही पढ़ा है हमने, आज ही पढ़ा है हमने। तो एक्स सी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लेकिन जो मेन और गौर करने वाली बात है वो ये कि फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली है। इसका ग्राफ ऐसे आया था, चाइना की बकरी है ये भी, ये चाइना की बकरी है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। ये था बेटा प्योर, ये समरी पढ़ने के बाद शायद और आपको समझ में आया कि ये कहानी। और ग्राफ तो बेटा आप बना ही लोगे ना, वोल्टेज का ग्राफ, करंट का ग्राफ ऐसे, ये वोल्टेज का ग्राफ, तो करंट पीछे चल रही थी, यूं आई थी, ये करंट का ग्राफ, ये वोल्टेज का ग्राफ, करंट आगे से आई थी, वो तो आप बना लोगे, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल नहीं आना। एक चीज और, आपने इसमें डीसी का रिएक्शन क्या था, इसमें डीसी का रिएक्शन क्या था, फॉर डीसी एक्सएल 0 आया था, फॉर डीसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 रखो 0, और फॉर डीसी एक्सी इनफाइनाइट आया था। यानी ये डीसी को कुछ नहीं देगा रेजिस्टेंस, ये डीसी को ब्लॉक कर देगा, और ये रेजिस्टेंस 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ दे देगा, ठीक है। ये 0 और इन्फिनिटी के बीच में कुछ देगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही 0 चिकनी सड़क कर दे, ये बिल्कुल डीसी के लिए चिकनी सड़क कर देगा, स्मूथ सड़क। इट गिव्स स्मूथ पाथ फॉर डीसी, और कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी, ठीक है। तो आप सबको बेटा फिर से हैप्पी रक्षाबंधन।